गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी के अंतर्गत जो उसका सेकंड पार्ट है, 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट स्कूल्स के बारे में, सेकंड सोर्सेज ऑफ लॉ और थर्ड है लीगल कंसेप्ट। तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में, यानी कि विधि के सोर्स क्या है। विधि की सोर्स का मीनिंग ये हो गया कि विधि का जो निर्माण में कौन कौन से तत्व उसके सहायक है। जैसे हम बात करेंगे कस्टम के बारे में, पूर्व निर्णय है क्या, विधायन है क्या, कि विधि किन किन साधनों से बन रही है, क्या रूढ़ि विधि का रूप ग्रहण कर रही है, चाहे विधान कर रहा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम सोर्स के बारे में बात करें कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, तो सोर्स शब्द का अर्थ होते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, किसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सामान्य अर्थ में जो सोर्स का मीनिंग क्या है, कि सोर्स का तात्पर्य क्या है, उद्गम क्या है, उसका प्रारंभ क्या है, इससे संबंध देते हैं। यदि इसकी प्रॉपर व्याख्या करना तो कठिन है, लेकिन हम फिर भी मान सकते हैं कि सोर्स का मीनिंग है कि किसी चीज़ का मूल आधार क्या है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें कि उसमें सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, तो यदि विधि के सोर्स के अंतर्गत भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधि के सोर्स का मीनिंग मानव कर्तव्य से है, क्योंकि जिसमें सभी विधियों को मूल तत्व माना जाता है, और जो सारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उन्होंने भी क्या दिया, इसको प्रधानता मान्यता प्रदान की है। लेकिन इसके विपरीत आधुनिक विधि शास्त्र की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत सभी विधियों का जो सोर्स है वो क्या है, राज्य की प्रभुसत्ताधारी है, जिससे सभी विधियों का क्या होता है, उद्भव होता है। तो क्या डिफरेंस आ गया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो क्या है, मानव कर्तव्य है, लेकिन आधुनिक विधि शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो वह क्या कहता है कि जो राज्य की प्रभुसत्ताधारी है, जिसमें सभी विधियों का उद्भव होता है, तो वह क्या माना जाएगा, विधि का सोर्स माना जाएगा। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, विधि के संदर्भ में सोर्स के अर्थ को यदि हम क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है अपने दिमाग में, क्यों हम किसी को पूछते हैं कि कौन से सोर्स का यूज़ किया गया है, तो बात आती है न्यायालयों की। न्यायालयों को यदि पूछा जाता है कि आपने अपने जो निर्णय दिया गया उसका आधार क्या माना है, उसके लिए आप जो कलेक्शन है, जो आवश्यक सामग्री है, वह कहाँ से लाते हैं, कंसेप्ट कहाँ से लाते हैं, तो वहाँ पर क्या माना जाता है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन से सोर्स का यूज किया गया है। क्योंकि न्यायालय का मुख्य कार्य तो क्या होता है, विधि की व्याख्या करना है और उसे उचित रूप से लागू करना है। तो विधि के सोर्स के संबंध में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यायाधीश अपने निर्णय के लिए सामग्री कहाँ से लाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम क्या करते हैं, विधि के जो विभिन्न सोर्सेज हैं उनकी व्याख्या करना आवश्यक समझते हैं। तो विधि के सोर्स के बारे में सबने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन के बारे में, कि जॉन ऑस्टिन ने विधि के सोर्स के कौन कौन से अर्थ निकाले हैं। तो जॉन ऑस्टिन ने 3 प्रकार से क्या माना है, इसके अर्थ माने हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और इमीडिएट ऑथर, सेकंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और थर्ड कॉजेज के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट और इमीडिएट ऑथर के बारे में। तो ऑस्टिन का मत क्या है कि डायरेक्ट और जो प्रत्यक्ष जो उसका वास्तविक इमीडिएट ऑथर है कौन होता है, कि वह कहता है कि वह व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह होता है, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, जिसके द्वारा उन नियमों को मौलिक रूप से, यानी कि क्लियर फंडामेंटल जो भी फॉर्मेट है उसके रूप में बनाया जाता है, और इन नियमों को बंधनकारी प्रभाव भी प्रदान कर दिया जाता है। तो वो कौन हो गए, इसके प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता हो गए, जिन्होंने क्या किया, मौलिक रूप से बनाया भी है और इन नियमों को विभिन्न बंधनकारी प्रभाव प्रदान किया गया है। तो ऑस्टिन के अनुसार की जो विधि है, जो निम्नलिखित जो डायरेक्टली कौन से स्रोतों से निर्मित होती हैं, तो पहले वो बात कर रहा है कि विधानमंडल या जो न्यायपालिका के रूप में जो शक्ति कार्य कर रही है उससे निर्मित होता है। सेकंड कह रहा है राजनीतिक अधीनस्थ शक्ति से जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही है, वह प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता है। उन व्यक्तियों से जिनके व्यवहार रूढ़ि बन जाते हैं, तो वह भी क्या है, डायरेक्ट ऑथर हैं। करार के द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले जो व्यक्ति हैं, वह भी क्या है, उसके डायरेक्ट और इमीडिएट ऑथर हैं लॉ बनाने की। तो सबने क्या किया, अलग अलग इसने बताया कि ये क्या है, डायरेक्ट और इमीडिएट ऑथोरिटी है। तो ये क्या कह रहा है, ऑस्टिन क्या मानते हैं कि सभी जो विधियाँ होती है वो देन किसकी है,
जो सॉवरन पावर है, जो प्रभुत्वधारी जो है, उस शक्ति की ही देन होती है। तो सभी विधि के निर्माण का अधिकार तो किससे प्राप्त करते करते प्रभुत्व सत्ता जो धारी है, जो सॉवरन है, उससे प्राप्त करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति विधि निर्माण के प्रत्यक्ष सोर्स होते हैं। तो इनके बारे में क्या कहा है ऑस्टिन ने कि अधीनस्थ जो सोर्स को क्या माना गया है कि आलंकारिक रूप से तो क्या करते हैं, विधि के सोर्स माने जाते हैं। वे इनकी तुलना जल संचित करने वाले जलाशय से करते हैं, जो अपना पानी तो क्या करते हैं, किसी प्रमुख जल स्रोत से प्राप्त करते हैं, किंतु उसे निकालते अपने संचित जल कोष से हैं। तो क्या हो गया कि सारे क्या सबको अथॉरिटी कौन प्रदान करता है, जो राज्य की प्रभुत्व सत्ताधारी है वही क्या करेगा, सबको अथॉरिटी प्रदान करता है। फिर सेकेंडली हम बात करें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ऐसे एविडेंस होते हैं जिन्हें विधि के अस्तित्व की पुष्टि हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिन का डाइजेस्ट है, ब्रैक्टन या कू की जो रचना इसी श्रेणी में ही आती है। इनको लिटरेरी सोर्सेज ऑफ लॉ के रूप में मान्य किया गया, क्योंकि जो साहित्य से संबंधित जानकारी है, पहले से कोई जानकारी लेनी है प्राचीनता, तो इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का यूजेज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है कॉजेज। कॉजेज के बारे में क्या कह रहा है, इस जो फॉर्मेट के अंदर, इस वर्ग के अंदर उन कारणों की विवेचना की जाती है जिनके आधार पर विधियां स्थिर रहती है, कि विधियों के स्थिरीकरण के क्या कारण हैं, जैसे विधायन है, न्याय निर्णय है, रूढ़ियां हैं, धर्म है, साम्य, इनका क्या समावेश माना जाता है। जो कारण है इनके चार भागों में डिसाइड किया है इन्होंने, कि विधायन हो गया, भी विधि को स्थिर रखने क्या कारण है, कि विधायन से विधि का निर्माण होता है। न्याय निर्णय का मीनिंग जो न्यायाधीशों द्वारा जो निर्मित विधि होती है उनको न्याय निर्णय कहते हैं। कस्टमरी लॉ जो चलती रहती है हमेशा, और साम्य आदि, इक्विटी आदि का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गए, कारण हो गए विधि को स्थिर रखने के कारण माने जाते हैं। योगी ऑस्टिन का है जो वर्गीकरण विधि के बारे में 3 प्रकार के, और फिर ये स्त्रीकरण के कारण कारण के अधीन आ रहे हैं। दूसरी हम बात करेंगे सामंड के बारे में, कि सामंड विधि के स्रोतों को कैसे डिफाइन किया है। तो सामंड 2 प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, पहले फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल सोर्सेज के बारे में। फॉर्मल सोर्सेज का मीनिंग ये होता है कि विधि के कुछ ऐसे सोर्स है जिससे विधि क्या करती है, अपनी शक्ति या वैधता प्राप्त करती है, वैलिडिटी प्राप्त करती है। तो इन जो सोर्सेस को क्या कहा जाता है, फॉर्मल सोर्स कहा जाता है। इनका मीनिंग क्या होगा कि राज्य की जो इच्छा है, उसकी जो पावर है, उन्हीं से है, जो राज्य के न्यायालय द्वारा निर्णयों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है, तो वो फॉर्मल सोर्सेज माने जाते हैं। किसी भी नियम को यदि विधि का रूप प्राप्त होना है, तो उसके लिए सामंड के अनुसार क्या आवश्यक है, कि वो नियम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। परंतु जो अनेक विधिवेता हैं, उन्होंने इस बात की आलोचना की है कि कोई भी किसी भी नियम को विधि बनने के लिए न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। फिर बात आ रही है मेटेरियल सोर्सेज यानी कि भौतिक सोर्सेज की। भौतिक सोर्सेज क्या होते हैं, ये वह है जिसे विधिक विषय सामग्री प्राप्त होती है, यानी कि आप किसी का कुछ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं विधि के बारे में। तो सामान्य ने इसको 2 भागों में बांटा है, एक तो क्या होगा हिस्टोरिकल सोर्सेज, और सेकंड लीगली सोर्सेज। तो जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है, ये विधि के विकास को प्रभावित करते हैं, और विधि के निर्माण के लिए क्या करते हैं, ऐतिहासिक सामग्री जुटाते हैं। और जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज का संबंध है लीगल हिस्ट्री से है, न कि विधिक सिद्धांतों। इनकी लीगल हिस्ट्री पहले इस बारे में कैसी व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ लॉ रिपोर्ट्स हैं, किसी न्यायाधीशों के निर्णय हैं, किसी की पत्रिकाएं हैं, किसी की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, लॉ रिव्यू हैं, उनके बारे में बात करते हैं। विदेशी निर्णय हैं, तो ये लीगल हिस्ट्री है, न कि लीगल थ्योरी। विधि के प्राधिकारिक सोर्स नहीं होते हैं, अपितु जो अनुनय होते हैं, जो सहायक होते हैं, उनके रूप में माने जाते हैं। तो विधि लेखों की रचनाएं हैं, विदेशी लॉ रिपोर्ट है, विधि पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख है, टिप्पणियां आदि क्या है, मानी जाती है। फिर बात आ रही है लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ। लीगल सोर्सेज नाम से हमें समझ में आ रहा है कि विधि के ऐसे सोर्सेज जिन्हें क्या दी गई है, विधि द्वारा मान्यता दी गई है, और ये अथॉरिटी होते होते प्राधिकारिक मान्यता, इन्हें न्यायालय द्वारा भी मान्यता प्रदान की जाती है। सामान्य इनके बारे में कहा है कि ऐसे द्वार है जिनके माध्यम से नए सिद्धांत विधि में प्रवेश करके कानून का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि विधिक स्रोतों के माध्यम से विधि में नए सिद्धांतों का समावेश होता है। अब लीगल सोर्सेज को 4 भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स, कस्टमरी लॉ और कन्वेंशनल लॉ।
तो विधायन हमें पता है एनेक्टेड लॉ यानी कि लेजिस्लेशन। अधिनियमित विधि का मीनिंग हो गया कि राज्य की जो विधायनी शक्ति द्वारा निर्मित की जाती है, जिसे कानून के रूप में राज्य के सभी न्यायालयों द्वारा मान्य किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? विधायन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टीपी एक्ट है, आयकर अधिनियम है, कंपनी अधिनियम है, विभिन्न प्रकार के जो स्पेशल लॉज है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बात आ रही प्रेसिडेंट्स, न्यायिक निर्णय द्वारा पूर्व निर्णय के बारे में। न्यायालय द्वारा जो पूर्व निर्णय को भविष्य में उसी प्रकार के तत्समय वादों में पूर्व उदाहरण के रूप में आप जब लागू किया जाता है, तो पूर्व निर्णय को न्यायालय द्वारा विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो सभी अधीनस्थ न्यायालय पर क्या होता है? अपने वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यदि किसी राज्य का एक हाईकोर्ट अन्य राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय को अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं होता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई भी डिसीजन दे दिया है तो वो उसमें परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार राज्य में यह बात स्थिति स्पष्ट की गई थी। थर्ड हम बात करेंगे कस्टमरी लॉ में यानी कि रूढ़िगत विधि के बारे में। रूढ़िगत विधियां क्या है? इस प्रकार की विधियां उन प्रथाओं से उत्पन्न होती है जो विधि व्यवहारिक नियमों के रूप में क्या कर ली गई है? स्वीकार कर ली गई है। फिर बात आ रही कन्वेंशन लॉ के बारे में। अभिसामयिक विधि, अभिसामयिक विधि का मीनिंग है कि इस प्रकार की जो विधियां लोगों द्वारा आपसी समझौते के आधार पर निर्मित की जाती है, यानी कि दो व्यक्तियों ने यदि समझौता कर लिया कि हम इस प्रकार के रूल या रेगुलेशन से रेगुलेट होंगे, तो वह उन्हीं पर लागू होती है। और यह विधि केवल उन व्यक्तियों के प्रति बंधनकारी होते हैं जो इस विधि निर्माण के लिए, जैसे कि दो व्यक्ति कर रहे हैं, चार व्यक्ति कर रहे हैं, एक समुदाय कर रहा है, तो उन पर ही उन पर ही क्या होगी? लागू, क्योंकि किस पे आधारित है? समझौते पर आधारित होती है। और जो कन्वेंशन लॉ का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि उसके अंतर्गत जो राष्ट्र होते हैं वो आपसी समझौते के आधार पर विधि का निर्माण करते हैं और उससे बाउंड रहते हैं। तो इस सामंत ने क्या बताया? चार प्रकार की ऐसी प्रकार की विधियां बताई गई। जो डब्ल्यू पैटर्न है उन्होंने भी क्या किया है? सामंत द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है उसको सही ठहराया गया, लेकिन जो एलन है उन्होंने इसकी आलोचना की है। तो सोर्स दो प्रकार, क्योंकि फॉर्मल जिसे राज्य में शक्तियाँ वैधता प्राप्त करती है, मटेरियल सोर्सेज जिससे विधि विशेष सामग्री प्राप्त होती है, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो लीगल हिस्ट्री उससे संबंधित है, ये अथॉरिटिव नहीं है, लेकिन लीगल सोर्सेज ये अथॉरिटिव होते हैं, और सोर्स प्राधिकारिक है, उन्हें विधि द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई है। चार प्रकार के हैं: विधायन, पूर्व निर्णय, रूढ़िगत विधि और अभिसामयिक विधि। अब हम बात करेंगे कीटन गेन ने किस प्रकार की, कीटन ने इसकी आलोचना की है औपचारिक जो सोर्स है, क्योंकि औपचारिक सोर्स तो वास्तव में क्या होता है? राज्य ही होता है, तो इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी आलोचना की गई है। यदि हम बात करें सामंत की, तो सामंत की भी क्या की गई है? आलोचना की गई एलन के द्वारा। एलन की आलोचना की और एलन ने खुद ने कौन सी डेफिनेशन बताई है कि विधि का सोर्स क्या ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा मानव आचरण के नियम विधि का रूप ग्रहण करते हैं, जिनमें एक रूपता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता और साथ ही बाध्यता के गुण भी विद्यमान होते हैं। और ईहर्लिज की जो डेफिनेशन वो बहुत अच्छी है। ईहर्लिज ने क्या कहा है कि विधि के उद्गम में विकास का वास्तविक केंद्र बिंदु न तो विधायन है और न ही पूर्ण अपितु समाज से उत्पन्न होता है। और ड्यूगिट ने भी कहा कि विधि एक निश्चित सोर्स से निर्मित नहीं होती है, बल्कि उसका स्रोत तो लोक मत ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं कीटन की। कीटन ने विधि की जो औपचारिक सोर्स है उसको नहीं माना है, और इन सोर्सों की उल्लेखना की कि दो प्रकार के सोर्स, एक तो बाइंडिंग सोर्सेज और परस्यू सोर्सेज, यानी कि बंधनकारी और अनुनय स्रोत। तो बंधनकारी सोर्सों का मीनिंग इसलिए है यूज किया गया है कि इससे क्या होता है? जो न्यायाधीशों के विवेक पर पूर्ण रूप से रोक लगा देते हैं, और जो न्यायाधीश है वो मनमाना निर्णय नहीं दे सकते हैं। अनुनय के अधीन क्या हो गया कि इसके जो नैतिक आचार है, जो परिस्थितियां विशिष्टता पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत जो नैतिक या ये भी दो प्रकार की है कि नैतिक के सामयिक सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी और इक्वलिटी और प्रोफेशनल ओपिनियन की बात करता है। लेकिन बंधनकारी सोर्स में तीन है। कस्टमरी लॉ पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो विधि के स्रोत को भी न्यायालय द्वारा उसी दशा में मान्यता प्रदान की जाती है। तो कीटन ने क्या बता दिया? बंधनकारी यानी कि जो नियंत्रण लगाते हैं अनुनय में, जिसमें वो अपनी विवेक शक्ति का यूज कर सकते हैं, और ये बंधनकारी है। कस्टमरी लॉ, लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट है। तो ये हो गया कीटन का वर्गीकरण। विधि के यदि हम अन्य सोर्सेज की बात करें
तो अलग अलग जो विधि शास्त्र जो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग उसका उल्लेख किया गया है। यदि हम समाजशास्त्र दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो वह मानते हैं कि विधि की उत्पत्ति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तत्वों के परिणाम स्वरूप हुई है और वे विधि को इन्हीं को क्या मानते हैं, सोर्स के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि दार्शनिक विधिवेताओं की हम बात करें तो इसके अनुसार जो विधि का सोर्स है मानव की तर्क बुद्धि है और वर्तमान विधि में इन धारणाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शॉर्ट मेंटेलिटी की चीज़ें हैं। तो अलग अलग जगह पर क्या माना गया, सबने अलग अलग इसको माना गया है। वर्तमान में स्थिति क्या है, जो विधायन है वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि के सोर्स के रूप में स्वीकार किया गया है। विशाखापट्टनम यदि हम बात करें कि विधान के सोर्स की रूढ़ियाँ हैं चाहे पूर्ण निर्णय, इनकी सब की हम बात करें, अधिकांश विधि प्रणाली का जो सोर्स तो क्या है, विधायन ही है, क्योंकि विधायन के द्वारा विधि का निर्माण होता है और उससे ही विधि बनती है। यदि हम समझे कि विशाखापट्टनम जो राजस्थान राज्य था, वहाँ पर न्यायालय ने क्या दिया गया था, अपने निर्णय में कहा था कि संसद के द्वारा ऐसा अधिनियम पारित कर दिया जाएगा तो वो उसे लागू कर सकता है, क्योंकि कार्यस्थल जो कामकाजी महिलाओं के प्रति और चिंता से होकर इस प्रकार का आदेश दिया गया था। तो कंसेप्ट क्या है कि एक जो सोर्स है जो वो विधायन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो विधि के सोर्स के रूप में सभी अपना महत्व रखते हैं। तो ये अपना चैप्टर पूरा हो गया सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे रूढ़ि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।